हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइबर गीक। मैं हूं डॉक्टर वैभव शर्मा और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क की। तो मैं आपको बता दूं कि कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क डीप लर्निंग का एक पार्ट होता है और कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क रिस्पॉन्सिबल है सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन के लिए इमेज रिकॉग्निशन इस फील्ड में। इमेजेस में पैटर्न फाइंड करना और इमेजेस रिकॉग्नाइज करना, ये पहले जो एल्गोरिदम्स यूज होती थी, जो भी मशीन लर्निंग की, उनके लिए एक बहुत ही बड़े हेडेक का काम था। बहुत लंबा चौड़ा एक प्रोसीजर था। डेटा प्रोसेसिंग भी इसकी बहुत ज्यादा टफ थी। लेकिन सीएनएन कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क ने इमेज रिकॉग्निशन, कंप्यूटर विजन, इस फील्ड में वो कंट्रीब्यूशन दिया है कि सीएनएन की सक्सेस डीप लर्निंग की सक्सेस का एक बहुत बड़ा रीजन है। तो वैसे तो CNN टाइम सीरीज प्रॉब्लम पे भी काम कर सकता है, लेकिन मेजर इसकी एप्लीकेशन इमेज रिकॉग्निशन में। तो आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि इसमें हम लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप जो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क की वर्किंग है उसे हम समझने वाले हैं। मैंने अभी बताया कि इमेज रिकॉग्निशन ये कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क बहुत अच्छे से कर पाता है। तो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को समझने के लिए सबसे पहले हम जिस डेटा सेट पे वो अच्छे से काम कर सकता है उस डेटा सेट को समझते हैं और उस डेटा सेट को किस तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, उसमें उसकी जो भी वर्किंग है वो वैसे ही कवर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इमेजेस की अगर मैं बात करूं तो इमेजेस को हमेशा कॉम्प्लेक्स डेटा में काउंट किया जाता है। कॉम्प्लेक्स डेटा, जी हां, यानी कि ऐसा डेटा जो कि आसानी से मशीन रीड नहीं कर सकती। मशीन कैसा डेटा आसानी से रीड कर सकती है? जो कि मशीन क्या, ह्यूमन भी, जो कि टेबुलर फॉर्म में हो, लाइन बाय लाइन, जिसके हर फीचर्स की एक वैल्यू लिखी हुई हो। तो इस तरह के डेटा को सिंपल डेटा बोलते हैं। लेकिन इमेजेस का जो डेटा है वो आमतौर पर ह्यूमंस के लिए, ऑडियो का जो डेटा है वो ह्यूमंस के लिए तो आसान है लेकिन मशीन के लिए नहीं। पहले हमें इस डेटा को नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो तब जाकर के इस कॉम्प्लेक्स डेटा को हम सिंप्लीफाई कर पाते हैं जिस उस लैंग्वेज में जो मशीन समझ सके। तो अगर मैं इमेजेस की बात करूं, तो अगर मैं इमेजेस के शेप की बात करूं तो इमेजेस में हाइट होती है, विड्थ होती है, और एक पैरामीटर हमें और बताना पड़ता है डीप लर्निंग मॉडल्स को, वो होता है चैनल। फॉर एग्जांपल, अगर सिर्फ इमेज ब्लैक एंड व्हाइट है तो उसमें एक ही चैनल होगा। उसकी जितनी भी वैल्यूज हैं वो 0 से लेकर 255 तक आ जाएंगी। 255 मतलब ब्लैक और 0 मतलब व्हाइट। तो इस तरह से सिर्फ 0 से 255 तक ही हम डिफाइन कर सकते हैं कि किस पिक्सल में कौन से नंबर की वैल्यू हो सकती है। लेकिन कलर्ड इमेज के फॉर्म में क्या होता है, हम 3 चैनल्स यूज करते हैं हाइट और विड्थ के अलावा। वो 3 चैनल्स हमारे होते हैं RGB, रेड ग्रीन ब्लू। रेड ग्रीन ब्लू की अलग अलग वैल्यूज को मिक्स करके हम कोई सी भी ऐसी इमेज जनरेट कर सकते हैं जो ह्यूमन आईज के लिए विजिबल है। तो इस तरह से आरजीबी के जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है, आरजीबी के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को हम हर पिक्सल सेट के लिए डिफाइन कर सकते हैं, हर पिक्सल के लिए इमेज के डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो इमेज है उसे हम एक न्यूमेरिक वैल्यू दे सकते हैं। अब यहां तक तो बात हो गई डेटा की। अब अगला सवाल यह था कि इस डेटा को अटैच कैसे किया जाए आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पे। जी हां, पहले आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में क्या कमियां हैं वो हम समझ लेते हैं। तो डेटा अटैच करने का मतलब है कि अगर मान लीजिए 28 बाय 28 की कोई इमेज है, यानी कि उसमें 784 पिक्सल्स है, यानी कि हमारे इनपुट न्यूरॉन्स होने चाहिए 784। और फिर इनपुट न्यूरॉन के बाद आती है हिडन लेयर। डीप लर्निंग क्या है वो आप जान सकते हैं मेरे प्रीवियस वीडियोस के थ्रू। लेकिन यहां पे एएनएन क्या है, कैसे काम करता है, हम उस पर बात नहीं करने वाले हैं। एएनएन इमेज रिकॉग्निशन में क्या प्रॉब्लम फेस करता है, यहां पे हम वो बात करने वाले हैं। तो हिडन लेयर में अगर 300 न्यूरॉन्स हैं, इनपुट लेयर में अगर 784 न्यूरॉन्स हैं, तो यानी कि पहले हिडन लेयर में जो पैरामीटर्स हो गए वो हो गए 784 मल्टीप्लाइड बाय 300। यानी कि जो प्रॉब्लम मुझे एएनएन में समझ में आ रही है वो ये है कि एक तो पैरामीटर्स का नंबर बहुत ज्यादा बड़ा हो गया।
अब इसके अलावा एएनएन में और क्या प्रॉब्लम है? एएनएन में ये प्रॉब्लम है कि एएनएन हर चीज वर्ड टू वर्ड रटता है। एक ऐसा बच्चा है जो एग्जाम के पहले हर क्वेश्चन की प्रिपरेशन आंसर को रट के करता है। तो इसी वजह से अगर हम उसे कोई इमेज देते हैं कैट की पहचानने के लिए और अगर हम उसे रोटेट कर देते हैं तो वो उसके लिए आउट ऑफ सिलेबस हो जाती है। वो कैट को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। अगर हम कैट को लेफ्ट सरका दें तो वो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, राइट सरका दें तो वो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। यानी कि जो एएनएन है वो ट्रांसलेशनल इनवेरिएंस को अचीव नहीं कर पाता। वो उसका ये कहना है कि अगर कैट सेंटर में थी और मैंने इसी इमेज को रिकॉग्नाइज करना सीखा है तो अगर इसमें थोड़े से वेरिएशन डल गए तो वो इस इमेज को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स को देखते हुए फिर नई चीज का इनोवेशन हुआ और वो थी इनोवेशन या डिस्कवरी आप कह सकते हैं, वो है कॉन्वोल्यूशन। कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में बेसिकली क्या होता है, एक तो बहुत बड़ी इमेज पे एक साथ काम नहीं किया जाता। इमेज के जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं उस पे फिल्टर अप्लाई किए जाते हैं। यानी कि फिल्टर को मैं कह सकता हूं एक विंडो है। उस विंडो को मैं पूरी इमेज में स्लाइड कर रहा हूं, लेफ्ट से राइट और टॉप से बॉटम। जहां जहां पे भी वो विंडो जा रही है फिल्टर की, तो फिल्टर के अंदर जो वैल्यूज हैं और इमेज के अंदर जो वैल्यूज हैं उनका कॉन्वोल्यूशन हो रहा है। कॉन्वोल्यूशन आप मैथमेटिकल टर्म में इसे समझ सकते हैं इंटरनेट से। बेसिकली मैं आपको बता दूं इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होता है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, फिल्टर की वैल्यूज और इमेज के वैल्यूज के साथ जो कॉन्वोल्यूशन होगा तो एक नया लेयर जो बन जाएगी, वो जो नई लेयर होगी वो नए फीचर्स होंगे, यानी फीचर्स मॉडिफाई हो चुके होंगे जो इमेज होगी। तो इस तरह से क्या होता है, बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं और हर फिल्टर कुछ ना कुछ नया फीचर निकालता है इमेज के अंदर से। तो इसी तरह से जो फिल्टर्स की जो लेयर होती है वो हमारी कहलाती है कॉन्वोल्यूशनल लेयर। अब एक कॉन्वोल्यूशनल मॉडल में कई सारी कॉन्वोल्यूशनल लेयर हो सकती हैं और एक लेयर में कई सारे फिल्टर्स हो सकते हैं। और हम फिल्टर्स के साइज भी अलग अलग हर बार डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग फिल्टर साइज डिफाइन करने से क्या होगा, जब फिल्टर साइज छोटा होगा तो उसकी जो रिसेप्टिव फील्ड होगी वो छोटी होगी, यानी कि वो कुछ और फीचर्स उठाएगा। जब फिल्टर साइज बड़ा होगा तो वो कुछ और फीचर्स उठाएगा। तो हर बार हर फिल्टर कुछ ना कुछ नया सीख रहा है। तो ये चीज सिर्फ और सिर्फ कॉन्वोल्यूशन में पॉसिबल है। अब इसका फायदा मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कैट की इमेज है, तो एक फिल्टर ने सीखा कि लाइनिंग क्या है, एक ने सीखा एजिंग क्या है, एक ने शार्पनेस, एक ने शेप, एक ने आईज, एक ने नोज। इस तरह से कंप्लीट कैट बन गई। अब कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क ने रट के पढ़ाई नहीं करी है, इसने चीजें समझ के काम किया है। ये वो बच्चा है। तो अब यहां पर हम कोई सी भी कैट की इमेज दे देंगे, क्योंकि इसके अलग अलग फिल्टर्स ने अलग अलग फीचर्स पकड़ लिए हैं कैट के। तो उसे कंबाइन करके ये प्रिडिक्ट कर सकता है कि कोई सी भी हम इमेज देंगे कैट की है या वो इमेज कैट की नहीं है। कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के साथ हम पूलिंग लेयर का भी यूज करते हैं। पूलिंग लेयर क्या है, इस पे मैं बाद में आता हूं, पहले मैं ये बता देता हूं। आप समझ चुके होंगे कि क्या पैरामीटर्स हम कोडिंग में डाल सकते हैं कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क की। तो जो पैरामीटर्स हम इसमें डाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल पहला तो यही हो गया कितनी लेयर्स यूज करनी है फिल्टर की कॉन्वोल्यूशन के लिए। दूसरा ये हो गया फिल्टर का साइज क्या रखना है। तीसरा पैरामीटर ये हो गया जब आप फिल्टर को स्लाइड करेंगे लेफ्ट टू राइट इमेज में और टॉप टू बॉटम, तो स्लाइडिंग में हमें कितना गैप रखना है, एक कॉलम का गैप रखना है या दो कॉलम का, उसे स्ट्राइड कहते हैं। और जो नई लेयर बन रही है कॉन्वोल्यूशन के बाद, वो जो नई लेयर है वो क्या पिछली जो हमारी इमेज थी उसके सेम साइज की है या छोटी लेयर बन रही है। तो इसको हम सेम साइज की कर सकते हैं और जीरोस ऐड करके, इस चीज को पैडिंग कहते हैं। तो एक पैरामीटर ये भी हो गया कि हमें पैडिंग क्या रखनी है कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क की। कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में सिर्फ कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स नहीं होती, इसके साथ हम पूलिंग लेयर्स भी यूज करते हैं। अब मैं आपको बता दूं पूलिंग लेयर क्या है। ये डेटा डाउन साइजिंग है, यानी कि क्योंकि हम बहुत सारे फिल्टर्स यूज कर रहे हैं तो फिर से बहुत सारे पैरामीटर्स हो जाएंगे। फिर एएनएन और सीएनएन में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, लेकिन क्योंकि नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी बहुत सारे फिल्टर्स होने से, तो हम डेटा को स्मॉल कर दें। मान लीजिए अगर 4 बाय 4 का एक मैट्रिक्स है
अब इस 4x4 के मैट्रिक्स के हम छोटे छोटे जो मैट्रिक्स में इसे डिवाइड कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, जो पहला मैट्रिक्स है जिसमें 4 वैल्यूज है 255, 360, 68 और 39, तो ये जो 360 ये जो वैल्यू है, जो मैक्सिमम वैल्यू है, इसे हम ले लेते हैं इस मैट्रिक्स से। इसी तरह से दूसरे मैट्रिक्स से फिर हम एक मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं, तीसरे मैट्रिक्स से फिर एक मैक्सिमम, चौथे मैट्रिक्स से फिर एक मैक्सिमम वैल्यू। तो अब जो हमारा मैट्रिक्स है वो कन्वर्ट हो चुका है 4x4 से 2x2 का। अब आप बोलोगे हमने तो डेटा को रिड्यूस ही कर दिया। अगर डेटा रिडक्शन हमने कर दिया है तो सब तरह के फीचर्स कैसे लर्न कर पाएंगे हमारे कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि एक इमेज है मान लीजिए कार की, जिसमें रेड कलर की कार है। अगर मैं इसके एक पिक्सल को उठाऊं सेंटर से, तो आप देख सकते हैं उसका कलर तो रेड है, आसपास के कई सारे पिक्सल्स का भी रेड कलर है। तो इस तरह से मैं बहुत सारे पिक्सल्स ड्रॉप भी कर सकता हूं, जिससे क्या होगा, डेटा को मैं डाउन साइज कर सकता हूं। वही कंसेप्ट पूलिंग लेयर में यूज किया गया है कि मैक्सिमम पूलिंग में हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यूज उठा ले रहे हैं हर कोने से। तो ये चीज हो गई पूलिंग। पूलिंग से हो गई डेटा डाउन साइजिंग, फिर हम एक कॉन्वोल्यूशनल लेयर अप्लाई कर सकते हैं, फिर पूलिंग लेयर। इस तरह से हम एक कॉन्वोल्यूशनल मॉडल बना सकते हैं। तो ये थी कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क की थ्योरी, जो कि हालांकि और सिंप्लीफाई आपके लिए होने वाली है, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क से एक बेसिक इमेज क्लासिफिकेशन जरूर करके देखेंगे, एक नेटवर्क बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ कोडिंग, जिसमें आप ये समझ चुके होंगे पैरामीटर्स हम क्या क्या ले सकते हैं। वो पैरामीटर्स हैं हमारे स्ट्राइड, पैडिंग, कितने नंबर होंगे लेयर के, और नंबर ऑफ फिल्टर के अलावा फिल्टर साइज क्या होगा, और बाकी जो पैरामीटर्स आते हैं वो होते हैं एक्टिवेशन फंक्शन, जो हमें हर लेयर के बाद यूज करने पड़ते हैं। अब मैं यहां पर आपको एक चीज बताने वाला हूं, जो कि आपके दिमाग में शायद क्वेश्चन आया हो या ना आया हो। जो फिल्टर होते हैं जिनकी वैल्यूज के साथ इमेज की वैल्यूज का कॉन्वोल्यूशन होता है, वो फिल्टर की जो वैल्यूज हैं, वो वैल्यूज और कुछ नहीं, न्यूरॉन्स होते हैं, और न्यूरॉन्स के वेट होते हैं। जी हां, फिल्टर्स न्यूरॉन्स के बने होते हैं। तो ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, इनकी जो वैल्यू है ये कहां से आती है? ये आती है बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिदम से, यानी कि ऑप्टिमाइज होकर के ये वैल्यूज जनरेट होती हैं। अब ये फिल्टर की जो वैल्यूज हैं, इनके साथ जब फिल्टर की जो विंडो है वो इमेज पे पड़ती है, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, तो क्या होता है कि जो फिल्टर है वो कॉन्वोल्यूशन करता है इमेज के उत्ते पार्ट के साथ। लेकिन फिल्टर के अंदर जो वैल्यूज हैं, जो कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में यूज हो रही हैं, और फिर वो नया फीचर सेट बनाकर दे रही है, नई लेयर बनाकर दे रही है, तो वो जो चीज है, जो फिल्टर के अंदर की मैं बात कर रहा हूं, जो वैल्यूज हैं, वो वैल्यूज क्या है? वो बेसिकली न्यूरॉन्स हैं, और न्यूरॉन्स के वेट हैं, और वो वेट अपडेट होते हैं बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिदम से। तो यहां पर ये थी कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क की बात, और कैसे ये हेल्पफुल हो सकता है, कैसे ये वो चीजें अचीव कर सकता है जो एएनएन नहीं कर सकता, और इसी वजह से इमेज रिकॉग्निशन में इसका यूज किया जाता है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इसकी कोडिंग करनी है। आई होप ये वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और आप लोगों ने काफी इंजॉय करा होगा कॉन्वोल्यूशन को, इसके मैथमेटिकल फॉर्मूलाज के साथ। आगे फ्यूचर में हम और डीप में जाएंगे और बड़े प्रोजेक्ट्स करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोगों का दिन शुभ रहे। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।